विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। आपका अपना एक और मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्पीड लर्न। आप प्ले स्टोर में जाकर आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जो हम यहाँ पर वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां पर उसके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम चल रहे हैं जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, वो प्रथम वर्ष का टॉपिक है। बीएससी प्रथम वर्ष का टाइटल है उस पेपर का एमडीसी केमिस्ट्री यानी मल्टीडिसिप्लिनरी रसायन शास्त्र, और पेपर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 यानी हमारे भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं फैट्स के बारे में भी पढ़ चुके पार्ट फर्स्ट में। इससे पहले वाला जो पार्ट था वो फैट्स के बारे में यानी वसा के बारे में। उससे पहले मिनरल्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है और विटामिन के बारे में पढ़ चुके। तो विटामिन, मिनरल्स और फैट्स, ये 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। इस यूनिट का हमारा चौथा जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, और ये स्पेशली मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा यदि हमारे देश के अंदर कहीं पे भी इस टॉपिक को सिलेबस में अध्ययन किया जाता है प्रथम वर्ष में या 12th में भी डिस्कस किया जाता, पढ़ा जाता है, तो ये आप वीडियो लेक्चर आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हम चलते हैं हमारे भोजन के प्रमुख घटक जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर डाइट। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, यानी इसका परिचय क्या है। कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए द मेजर फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी। हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। मानव मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करने के लिए शरीर ग्लूकोज का उपयोग करता है। द बॉडी यूज्ड ग्लूकोज टू प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन जो होता है वो सबसे ज्यादा जो एनर्जी किससे प्रोवाइड होती है, ग्लूकोज से उसको एनर्जी प्रोवाइड होती है। मांसपेशियों और शरीर के अन्य ऊतकों द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग आधी ऊर्जा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से प्राप्त होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक स्टोरेज फॉर्म है। About the half of the energy used by muscles and other body tissues is provided from glucose and glycogen, a storage form of carbohydrate. लोग ग्लूकोज और ग्लाइकोजन नहीं खाते हैं बल्कि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थ खाते हैं। याद रखिएगा, हम ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को नहीं खाते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थ खाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हम खाद्य पदार्थ यानी फूड कंटेंट्स को हमारी बॉडी के अंदर हम जब लेते हैं, खाते हैं, तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिसोशिएट हो जाता है। शरीर कार्बोहाइड्रेट को तत्काल ऊर्जा के लिए अधिकांशतः ग्लूकोज में और संग्रहित ऊर्जा के रूप में ग्लाइकोजन या वसा में परिवर्तित कर देता है। देखो बात क्या है कि हमारी जो बॉडी वो क्या करती, कन्वर्ट करती कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है जो हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में रहता है, और दूसरा ग्लाइकोजन या वसा में भी परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि कई खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कई लोग गलती से उन्हें मोटापा समझने लगते हैं। जरूरी नहीं कि आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे हमारी बॉडी को एक मोटापा मिलेगा। मोटापा फैट, मोटापा वसा खाने से आता है। वसा अलग चीज है, कार्बोहाइड्रेट अलग चीज है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था वसा के बारे में, आज हम पढ़ रहे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो वास्तव में उच्च कार्बोहाइड्रेट, उच्च फाइबर और कम वसा वाला आहार चुनने से वजन प्रबंधन में मदद मिल सकती है। And actually choosing a high carbohydrates, high fibers and low fat diets can help with the weight management. आप जानते हैं अच्छे से कि हमें क्या करना चाहिए, उच्च कार्बोहाइड्रेट और उच्च फाइबर यानी हाई फाइबर और कम फैट्स वाला आहार जो होता है वो हमें हमारे भोजन के मैनेजमेंट में लेना चाहिए। अनाज, सब्जियां, फल और बीन्स, मटर और दालें कम वसा के साथ में भरपूर कार्बोहाइड्रेट और फाइबर प्रदान करती हैं। कौन कौन प्रदान करती है, बीन्स, मटर और जो पल्सेस है, दालें, वो उनमें ये कह सकते हैं फैट्स कम होता है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है। कार्बोहाइड्रेट सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। सबसे अच्छी बात ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट आर नेसेसरी फॉर द ऑल लिविंग थिंग्स, जिनमें मनुष्य, पौधे और सूक्ष्म जीव भी शामिल है, इंक्लूडिंग द पीपल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोबियल्स। ये हमारे आहार के लिए आवश्यक है। ध्यान रखना, दे आर एसेंशियल टू अवर डाइट, और कई अलग अलग खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। मतलब जितने भी फाउंड्स है ना, जितने भी खाद्य पदार्थ उनमें अलग अलग क्वांटिटी में पाया जाता है। जैसे फ्रूट हो गए, यहाँ पर अनाज यानी ग्रेन्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, आलू हो गया, है ना, पोटेटो हो गया,
और मिल्क में भी होता है, हनी में भी होता है, और टेबल शुगर के अंदर यानी कि हम जो शुगर यानी जो चीनी खाते हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा होता है। बात आती है वाटर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? ठीक है, आपसे परिभाषा पूछिए कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो कार्बोहाइड्रेट को जैव अणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज द बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड और कीटोन और कई हाइड्रोक्सिल समूहों का एक ग्रुप होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, कीटोन ग्रुप भी होता है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि अल्कोहल में जो ग्रुप पाया जाता है वो भी उसके अंदर होता है। किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। इनमें कार्बन, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट किन तीन चीजों से मिलकर बना है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका जनरल फार्मूला CH2ON होता है। क्या होता है? CH2ON होता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है जनरली वो तीन टाइप से किया गया। कितने टाइप से? तीन टाइप से। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से देखो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे यहां पर पहला होता है मोनोसेकेराइड। पहले कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? मोनोसेकेराइड्स होते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरे होते हैं डाइसेकेराइड और तीसरे होते हैं पॉलीसेकेराइड। कभी कभी इसको ओलिगोसेकेराइड भी बोल देते हैं, ओलिगोसेकेराइड भी इसको बोल देते हैं हम लोग। तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज आता है। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आता है। और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्सटीन और पैक्टिन्स ये शामिल किए गए हैं। अब इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब जब हम कार्बोहाइड्रेट की तरफ चलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है जिनका उपयोग मनुष्य मुख्य रूप से ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल दैट आर मेनली यूज्ड फॉर एनर्जी। अभी हमने भी कहा कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। मोनोसेकेराइड जो होती है उसको हम सिंगल शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल शुगर, एकल शर्करा कहते हैं। इसमें आप जानते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज को शामिल किया गया है। अब एक बात और याद रखिएगा, इन तीनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है यानी कि अणु सूत्र होते हैं वो सेम होते हैं। क्या होता है? C6H12O6। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि अणु सूत्र समान होता है। किसका? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज का। डाइसेकेराइड जिसको हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल शुगर कहते हैं। दो शर्कराएं होती है जो आपस में जुड़ी होती है जिन्हें शामिल होता है। डाई का मतलब होता है दो, तो दो शुगर जब आपस में कंबाइन हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइसेकेराइड। अब इसमें कौन कौन शामिल किया गया? सुक्रोज जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं, जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। नोट कर लीजिएगा इसको आप, है ना। लैक्टोज जिसको मिल्क शुगर कहते हैं, दूध शर्करा कहते हैं, जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट माल्टोज, जिसे माल्ट शुगर कहते हैं, जो ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी माल्टोज के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल होते हैं। ध्यान रखना, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल। सुक्रोज आप लोग जानते हैं शुगर केन, गन्ना जिसे बोलते हैं, वो सुक्रोज है। लैक्टोज मिल्क की बात हो रही, दूध में जो दूध के अंदर जो स्वीटनेस होती है, जो मीठापन होता है, वो किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है। और माल्टोज, माल्ट क्या होता है? तो जो अंकुरित अनाज होता है ना, जर्मिनेटेड सीड। तो अंकुरित अनाज हम लोग खाते हैं, जैसे मूंग की दाल हम अंकुरित खाते हैं, मूंगफली के दाने अंकुरित खाते हैं, चने अंकुरित खाते हैं। तो जो अंकुरित अनाज होता है ना, उसके अंदर जो स्वीटनेस होती है, जो मीठापन होता है, उसको माल्ट शुगर कहते हैं। उसको आता है पॉलीसेकेराइड, तीसरे टाइप का। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कई शर्कराओं से मिलकर बना होता है। इसके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो मोर देन 100 होते हैं। 100 से ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, 100 से ज्यादा मोनोसेकेराइड की यूनिट होती है। कौन कौन से होते हैं? स्टार्च जो कई ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लाइकोजन शरीर में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, जो कई ग्लूकोज अणुओं से बना। ग्लाइकोजन भी किससे मिलकर बना हुआ? बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। स्टार्च भी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। कितने? तो भैया 100 से ज्यादा। 100 से कितने भी हो सकते हैं? 100 से 200, 300, 500, 1000 कितने भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं। फाइबर, एक और टाइप आता है इसका, फाइबर। इसके अंदर एक और शामिल किया गया फाइबर। फाइबर गैर स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, जो कई ग्लूकोज अणुओं से बना होता है, जिसे मानव शरीर विघटित नहीं कर सकता है। तो यहां पर हम तीन टाइप की बात कर रहे हैं। इसको मैंने वो बोल्ड करना भूल गया हूं मैं, तो ये ध्यान रखना। फाइबर अगला जो आता है वो है फाइबर आपका। नेक्स्ट है फाइबर। तो पहला तो आपका स्टार्च हो गया, दूसरा हो गया ग्लाइकोजन, और तीसरा जो होता है फाइबर। फाइबर एक टाइप का क्या है? पॉलीसेकेराइड्स है। आगे चलते हैं, मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और इन्हें छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलाइज्ड किया जा सकता है। सॉरी, छोटे छोटे फॉर्म में इसको ब्रेक नहीं कर सकते, हम तोड़ नहीं सकते। तो मोनोसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है,
मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होता है। ये बात आप याद रखिएगा। चलो बात करते हैं डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड ये जो होता है ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के निर्माण खंड होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। मोनोसेकेराइड्स क्या होता है, तो ये डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स के निर्माण खंड होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि आपको डाइसेकेराइड बनाना, ट्राइसेकेराइड बनाना, पॉलीसेकेराइड बनाना, तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोनोसेकेराइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टो, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां कुछ उदाहरण दिए गए, देखो सबसे सामान्य मोनोसेकेराइड है कौन सा, ग्लूकोज, ठीक है ना, और कोशिकाओं में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी होता है, कौन, ग्लूकोज। तो हम यहां बात कर रहे हैं किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में। ये हमारा हेडिंग है ग्लूकोज। तो यह सबसे सामान्य मोनोसेकेराइड है, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी एनर्जी का प्राथमिक स्रोत है। इसका केमिकल फार्मूला क्या है, C6H12O6 है। उसके बाद फ्रुक्टोज, ये कीटोनिक मोनोसेकेराइड है, मतलब इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है जो कई प्लांट्स में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र भी C6H12O6 होता है, लेकिन इसकी संरचना और परमाणु की व्यवस्था ग्लूकोज से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ग्लूकोज से इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब देखो खास बात क्या, फ्रुक्टोज फलों का जो मीठापन होता है, फलों के अंदर जो फ्रूटनेस होती है, सॉरी फलों के अंदर जो स्वीटनेस होती है, वो फ्रुक्टोज के कारण होती है। नेक्स्ट आता है ग्लैक्टोज। ये ग्लैक्टोज जो है ये डाइसेकेराइड, सॉरी लैक्टोज का हिस्सा, किसका हिस्सा, लैक्टोज का हिस्सा, मिल्क में पाया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला भी C6H12O6 होता है। तो लैक्टोज किसमें, ग्लैक्टोज किसमें पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। जो किसका कंपोनेंट है, किसके साथ कंबाइंड रूप में होता है, तो ग्लैक्टोज में ये ग्लूकोज के साथ कंबाइंड रूप में होता है। राइबोस, ये आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड है का एक कंपोनेंट है और इसका केमिकल फार्मूला C5H10O5 होता है। डिऑक्सीराइबोज, ये डीएनए यानी डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का एक कंपोनेंट होता है और इसका फार्मूला C5H10O4 होता है। मानव शरीर में क्रियाविधि के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक या दो शर्करा यानी मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड एक सिंपल रासायनिक संरचना में संयोजित हो जाते हैं। 1 और 2 शुगर्स यानी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स कंबाइन इन अ सिंपल केमिकल स्ट्रक्चर। इनका उपयोग आसानी से ऊर्जा के लिए किया जाता है, जिससे रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि होती है और अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्राव होता है। These are easy are utilized for energy, causing a rapid rise in the blood sugar and insulin secretion from the pancreas. उदाहरण में कौन कौन से आते हैं सिंपल में, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और राइबोज। ध्यान रखना ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सरल कार्बोहाइड्रेट है। आगे चलते हैं, इसके खाद्य पदार्थ क्या है, तो कैंडी, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, कार्न सिरप, फलों का रस, शहद, टेबल शुगर। अब जटिल कार्बोहाइड्रेट की तरफ चल रहा हूं मैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो 3 या अधिक शुगर से मिलकर बना होता है, जो ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड है। अब इसमें क्या क्या आता है, तो इन्हें पचाने में अधिक समय लगता है। देखो इनका क्या लिखा हुआ, दिस टेक लॉन्गर टू डाइजेस्ट एंड देयरफॉर हैव अ मोर ग्रेजुअली, और इससे बॉडी के अंदर शुगर लेवल का, ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है, किससे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। एग्जांपल है सेलुलोज, रूटिनोज, एमाइलेज, सेल्यूलोज और डेक्स्ट्रीन, इसके एग्जांपल है। खाद्य पदार्थ सेब, ब्रोकली, दाल, पालक, अपरिष्कृत साबुत अनाज और ब्राउन राइस इसमें शामिल किए गए। नेक्स्ट आता स्टार्च, इसी का पार्ट है इसका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। जटिल कार्बोहाइड्रेट में बड़ी संख्या में ग्लूकोज अणु होते हैं, पौधे इन्हें पॉलीसेकेराइड का उत्पादन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, प्लांट प्रोड्यूस दीज अ पॉलीसेकेराइड। इसके उदाहरण क्या है, स्टार्च के उदाहरण आलू, छोले, पास्ता और गेहूं इसमें शामिल है। इसके बाद था फाइबर, अपचयनी जटिल कार्बोहाइड्रेट जो वृहद नद में स्वतंत्र जीवाणुओं के विकास को प्रोत्साहित करते हैं और मल त्याग में आसान बनाते हैं वाले एक बल्किंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, कौन, फाइबर्स। तो फाइबर भी क्या है, फाइबर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च भी आता है और फाइबर भी आता है। नॉन डाइजेस्टेबल मतलब ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, पर ये हमारी बॉडी के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है, ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट देट आर ए
enough healthy bacteria's growth in the clones and act of the bulking agents easing the defections। इसके मुख्य घटक क्या है? सेल्यूलोज, हेमिसोलोज और पैक्टिन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। किसके अंदर? फाइबर्स के अंदर। उसके बाद आते अघुलनशील, ये आंतों में रहता है। कौन? फाइबर्स, जिससे मल नरम और भारी हो जाता है। इसके लाभ में मल त्याग की नियमितता और डायवर्सिटी के जोखिम को कम कर देता है। कौन कर देता है? फाइबर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। उदाहरण चोकर, बीज, सब्जियां, ब्राउन राइस और आलू के छिलके इसमें शामिल किए गए। अब घुलनशीलता, रक्त कोलेस्ट्रॉल और एलईडी के स्तर को कम करने में मदद करता है। कौन? फाइबर्स। मल त्याग के दौरान होने वाले तनाव को कम करता है और भोजन के बाद रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के लेवल को भी एक लेवल में करके रखता है। उदाहरण क्या है? मांसल फल, ओट्स, ब्रोकली और सूखी फलियां। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह से प्रारंभ होता है, जहां लार एमाइलेज इसका विघटन शुरू कर देती है। पाचन तंत्र में विघटित होने के बाद मोनोसेकेराइड रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन द थ्रू आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, मोनोसेकेराइड्स आर एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट का सेवन होता है, रक्त शर्करा का स्तर बढ़ता है, यानी कि ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसने अग्नाशय इंसुलिन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। और हमारी जो अग्नाशय, ठीक है ना, पेंक्रियास, वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है उसको सिक्रेट करने के लिए। इंसुलिन शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा या भंडार के लिए ग्लूकोज अवशोषित करने का संकेत देता है। इंसुलिन सिग्नल्स द बॉडीज सेल टू एब्सॉर्ब ग्लूकोज फॉर द एनर्जी और स्टोरेज। यदि रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है तो अग्नाशय ग्लूकागन बनाता है, जिससे यकृत संग्रहित कर ग्लूकोज को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। If blood glucose falls, the pancreas makes glucagones, stimulating the livers to release storage glucose। शरीर फाइबर को पचा नहीं पाता है, इसलिए फाइबर कैलोरी या ऊर्जा का प्रदान नहीं करता है। ध्यान रखना, फाइबर खाना अच्छा है पर फाइबर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। The bodies are not able to digest fiber and therefore fiber does not provide calories or energy। इसके कई स्वास्थ्य लाभ है। किसके? फाइबर के, जिनमें मल को आसानी से मल त्यागने के लिए बड़ा करना, कब्ज से बचाव करना, प्रीबायोटिक के गुण, तृप्ति और आंतों की समस्याओं से बचाव करता है। ये इसके फायदे हैं। तो ये हमारी क्या? मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि जो हम कार्बोहाइड्रेट मुंह से खाते हैं हमारे ब्लड के अंदर जाता है, इंसुलिन को सेक्रेशन में मदद करता है। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में पूरा वह तरीके से वर्क करता है। अब कार्बोहाइड्रेट के मेन फंक्शन क्या है? सबसे बड़ी बात हमने शुरू में बताया था, एनर्जी सोर्स है। क्या है कार्बोहाइड्रेट? एक एनर्जी सोर्स है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज ऑफ एनर्जी है। ध्यान रखना, स्टोरेज ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का भंडारण करता है, एनर्जी स्टोरेज है, ध्यान रखना। तीसरा, प्रोटीन का संरक्षण करता है, प्रोटीन कंजर्वेशन का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में प्रोटीन का उपयोग ऊतकों के मरम्मत और विकास के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद पाचन और स्वास्थ्य, फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो पाचन को बेहतर बनाने, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और वजन को प्रबंधन करने में मदद करता है। नेक्स्ट वर्क है इसका ब्रेन फंक्शनिंग, मस्तिष्क का कार्य। मस्तिष्क के लिए ग्लूकोज का प्राथमिक ईंधन है जो इसके एकाग्रता और मानसिक तीक्ष्णता के लिए आवश्यक है। तो कितने अभी हमने इसके वर्क देखे, फंक्शंस देखे। तो देखो, इसके मेन फंक्शन यानी मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी सोर्सेस है, एनर्जी स्टोरेज है, ऊर्जा का भंडारण है, प्रोटीन का संरक्षण करता है, प्रोटीन कंजर्वेशन करता है, पाचन स्वास्थ्य, डाइजेस्टिव हेल्थ है, और मस्तिष्क का कार्य यानी ब्रेन फंक्शन। इसके 5 महत्वपूर्ण कार्य हमारी बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? देखो, तो थकान और कमजोरी होती है। सबसे पहली बात है कि हमारे शरीर में यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो हमें थकान और कमजोरी होगी। दूसरा, चक्कर आना, क्या होगा? हमें चक्कर आना चालू हो जाएंगे। तीसरा, सिर दर्द यानी हेडेक होना चालू हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने पर भी हेडेक हो जाता है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, ठीक है, कंसंट्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, जैसा पढ़ाई में आपका मन नहीं लगना, वो भी कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो सकता है। मतली, शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रिया जो होती है वो सिस्टमेटिक नहीं हो पाती है। उसके बाद कब्ज, फाइबर की कमी से पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। मीठे की लालसा, जिसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम होती है उसको बार बार मीठे खाने की इच्छा होती है। उसके बाद मूड में बदलाव,
कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में कम होगा तो आप चिड़चिड़ेपन या आपका मूड स्विंग होता है, बार बार बदलता रहता है। खराब सांस, कीटोसिस की स्थिति में खराब गंध वाली सांस होती है हमारी बॉडी के अंदर। यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो उसके मुंह से या नाक से जो स्मेल आती है थोड़ी सी वो बेड स्मेल आती है, तो उसका भी कारण हो सकता है। वजन में कमी, ठीक है ना, तो वजन में भी यानी वेट लॉस भी होता है, कार्बोहाइड्रेट कमी से व्यक्ति का वजन गिरना चालू हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है, मधुमेह, सबसे बड़ी बात है डायबिटीज की डिसीज हो जाती है, ज्यादा खाना भी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो जाता है। दूसरा, मोटापा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट खाने से, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से मोटापा बढ़ जाता है। हृदय रोग, हार्ट डिसीज होने के भी खतरे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है उच्च कोलेस्ट्रॉल, यानी हमारी बॉडी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो विद्यार्थियों, हम ये बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा वो हम बात करेंगे, उसमें प्रोटीन का पूरा वीडियो लेक्चर होगा, वही लगभग 15 से 20 मिनट का, 18 से 20 मिनट का वीडियो लेक्चर होगा। यदि आप जो वीडियो लेक्चर आपने भी यहां पर देखा है और उसके लिए आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप आ जाइए आपके प्ले स्टोर पर। कहां पर आना है, प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर पर आप जाइएगा, वहां पर लिखिएगा SPEEDLEARN, स्पीड लर्न एक मोबाइल एप्लीकेशन। इस तरीके से ओपन होगा, उस मोबाइल एप्लीकेशन को मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, और उस मोबाइल एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में डाउनलोड करना है, ठीक है। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद में आप यहां पर जाएंगे स्टोरेज सेक्शन में, तो यहां पर आपको बीएससी क्लास 12th के भी अलग अलग पीडीएफ नोट्स रहेंगे। यदि कोई 12th का स्टूडेंट है तो आप वहां जाकर 12th के नोट्स परचेस कर सकते हैं मात्र 51 रुपीज में। और बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो वहां पर भी जाकर आप केमिस्ट्री एमडीसी, केमिस्ट्री माइनर फर्स्ट और सेकंड पेपर के नोट्स फिलहाल यहाँ पर अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हैं। और नोट्स धीरे धीरे यहाँ पर और हम धीरे धीरे अवेलेबल करवा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।